Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 13th September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about internet apocalypse, and this topic is important from our syllabus paper 4 science and technology point of view. तो देखिए, इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें सोलर साइकिल समझना होगा. सोलर साइकिल सरल शब्दों में कहें तो सन से जो निकलने एनर्जी एनर्जी है या सोलर एक्टिविटी है वो कांस्टेंट नहीं होती है. ऐसा नहीं है कि एक ही इंटेंसिटी से वो एनर्जी बस निकले जा रही है. या सोलर एक्टिविटी का सरल मतलब है कि सन से निकलने वाली जो चार्ज्ड मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो उनके निकलने की इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो कम ज़्यादा होते रहती है. इसी को कहा जाता है सोलर साइकिल. कभी ज़्यादा होती है तो जिसको हम लोग सोलर मैक्सिमम कह देते हैं, कभी कम होती है तो जिसको हम लोग सोलर मिनिमम कह देते हैं. तो ये होता है सोलर साइकिल, और ये लगभग 11 साल का एक साइकिल होता है. तो कभी सोलर मैक्सिमम जब ज़्यादा सोलर एनर्जी निकल रही है, जब सोलर पार्टिकल्स यानी कि हाईली चार्ज एंड मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स फ्रॉम द सन वो निकलते हैं सन के कोरोना से, जो सन का आउटर एटमॉस्फेयर होता है वहाँ से निकलते हैं. जब ज़्यादा निकलते हैं तो सोलर मैक्सिमम, कम निकलते हैं तो सोलर मिनिमम. तो सोलर एक्टिविटी का यहाँ मैंने डेफिनेशन भी दे रखा है. सोलर एक्टिविटी सिंपली मींस एमिशन ऑफ हाईली चार्ज एंड मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स नोन एज कोरोनल मास एजेक्शन. तो सन के सरफेस से जो आउटर एटमॉस्फेयर है कोरोना, वहाँ से निकलने वाले हाईली चार्ज एंड मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स ही कहे जाते हैं सोलर एक्टिविटी, जिसका टेक्निकल नाम है कोरोनल मास इजेक्शन. अब जरा समझते हैं कि ये सोलर साइकिल होता क्यों है, क्यों सन से निकलने वाली एनर्जी जो है वो फ्लक्चुएट करते रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम. ब्रीफली समझ लेते. तो देखिए, सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हमारा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है वैसे सन भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. और जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना ओरिएंटेशन बदलते रहती है. कभी साउथ और नॉर्थ इस तरह से होता है, फिर धीरे से नॉर्थ बदल के साउथ के जगह पे आ जाएगा, साउथ यहाँ नॉर्थ के जगह पे आ जाएगा. तो जब ये साउथ और नॉर्थ अपने अपने जगह पे हैं उस टाइम में होता है सोलर मैक्सिमम. फिर ये जब नॉर्थ और साउथ बदल रहे होते हैं तो बीच में एक ऐसा टाइम आता है जब सन की मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम हो जाती है. जब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है तो दैट इज सोलर मिनिमम. फिर जब ये अपने अपने जगह पे पहुंच जाते हैं घूम करके तो फिर सन की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है एंड दैट अगेन लीड टू सोलर मैक्सिमम. अब एक बात जो आपको ध्यान से समझनी, अगर ये आर्टिकल आपको समझना है कि नॉर्मली जो सोलर साइकिल होता है वो 11 साल का होता है सोलर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में. लेकिन ये जो साइकिल है ये एक लार्ज साइकिल का हिस्सा है जो 100 ईयर साइकिल का पार्ट है. अब ये क्या मतलब है जरा समझिए. देखिए, 11 साल में मैक्सिमम से मिनिमम हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हुआ, लेकिन लगभग 100 साल में ऐसा आता है कि ये जो मैक्सिमम है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. मैक्सिमम का भी तो अपना लिमिट है ना. तो मैक्सिमम ये है, ठीक है, आज ये है, लेकिन लगभग 100 साल बाद वाला जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम में भी बड़ा ज़्यादा एनर्जी वाला होगा. तो आफ्टर एवरी 100 ईयर द साइकिल बिकम्स बिगर. नॉर्मली तो 11 साल में मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है, लेकिन लगभग 100 सालों में जाकर के ये जो मैक्सिमा है, मैक्सिमम वो बहुत ज़्यादा चला जाता है और अगले 100 साल में मिनिमा जो है वो बहुत नीचे चला जाता है. तो ओवरऑल दिस 11 ईयर इज द स्मॉलर साइकिल, बट लार्जर 100 साल में अगर देखा जाए तो एक ऐसा मैक्सिमा आता है जो मैक्सिमम्स में भी मैक्सिमम है. आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट. तो ये 100 ईयर साइकिल का एक पार्ट होता है. This 11 year is the smaller cycle while 100 year cycle is also part of the solar activity. तो 100 सालों में जो मैक्सिमम आता है लगभग वो बहुत ज़्यादा होता है. इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल में हम आगे देखेंगे कि आने वाला जो मैक्सिमा है सन का वो 100 साल पूरा होने वाला मैक्सिमा है. मतलब आने वाला जो मैक्सिमा है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला मैक्सिमा आ रहा है जो हम अपने लाइफ टाइम में देखेंगे, लगभग 10-12 सालों में देखेंगे, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ सकती है जिस आर्टिकल के हिसाब से. तो एक बार उसको बाद में देखेंगे. अभी के लिए ज़रा समझते हैं कि सोलर साइकिल से हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है.
इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, तो ओवरऑल देखिए कोई खास इम्पैक्ट है नहीं, द इम्पैक्ट इज क्वाइट नेग्लिजिबल। कारण कि जो सन से आने वाले फ्लेयर्स हैं, मैग्नेटाइज्ड या चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको हमारा एटमॉस्फेयर बहुत हद तक उनसे हमें बचा लेता है। यानी कि एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक एन अम्ब्रेला, और यू मे से एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक ए शील्ड एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम द सन। हाँ, लेकिन इतना जरूर होता है कि जब सोलर मिनिमम का टाइम रहता है तो उस टाइम में थोड़ी सी टेम्परेचर कम रहती है अर्थ के ऊपर। जब सोलर मैक्सिमम का टाइम रहता है तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, और ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा मॉइस्चर मतलब इंक्रीज्ड रेनफॉल। जब सोलर मैक्सिमा होता है तो उस टाइम में ऑरोराज भी ज़्यादा बनते हैं। ऑरोराज का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही करा चुका हूँ। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको डेट मेंशन कर दूंगा जिस दिन मैंने ऑरोरास कराया था। वो भी सन से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है। ऑरोरास आर द लाइटनिंग स्काई इन द हायर लैटिट्यूड, नॉर्थ और साउथ पोल के आसपास जो रात के टाइम में आसमान चमकता है, ऑरोरास। उसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो मुद्दा ये है कि हमारे लाइफ पे ऊपर डायरेक्ट तो इस सोलर मैक्सिमा या मिनिमा का, यानी कि सोलर साइकिल का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हम आसपास में स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ह्यूमन स्ट्रक्चर्स जैसे बिल्डिंग्स या इलेक्ट्रिक पोल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, उन सब पे असर होता है। देयर इज इंपैक्ट ऑन ह्यूमन स्ट्रक्चर्स। और ये इंपैक्ट क्यों होता है वो भी जरा समझिए। ये जो सन से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स हैं, देखिए CME, कोरोनल मास इजेक्शन, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल्स जब आते हैं और अर्थ के नज़दीक आते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं चूंकि और बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, तो इन चार्ज पार्टिकल्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। चार्ज पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लक्चुएट करता है, चेंज करता है। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण अर्थ के सरफेस पे, अर्थ जो हमारा है उसके क्रस्ट में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं जियोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट। तो ये इंड्यूस्ड करंट आपने जरूर ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा, साइंस का कॉन्सेप्ट है, बेसिक साइंस का। जो जनरेटर होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जनरेटर जिससे बिजली बनती है, तो उसमें कैसा होता है कि जो दोनों तरफ के डायनोमोज होते हैं उसमें मैग्नेट लगा रहता है, और मैग्नेटिक फील्ड बार बार बदलने से कैसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे ये जो चार्ज पार्टिकल सन से आ रहे हैं वो बार बार फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक वैसे ही जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है अर्थ सरफेस में, ठीक वैसे ही जैसे जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं जनरेटर के अंदर। इस पर्टिकुलर केस में इसको कहा जाएगा जियो मैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट। और ये जो जियो मैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट है ना, वो हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर को थोड़ा इंपैक्ट करते हैं। बिल्डिंग्स में थोड़ा बहुत करंट आ जाता है, अर्थ सरफेस पे करंट आ जाता है, हमें बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे मेजर इंपैक्ट क्या होने वाला है वो जरा समझिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय नासा, द अर्थ इज गोइंग टुवर्ड्स अ पीक ऑफ द 100 ईयर साइकिल। तो जो 100 साल वाला साइकिल उसके हम पीक पे पहुंच रहे हैं, यानी कि आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू सी स्ट्रॉन्ग वेरी पावरफुल सोलर स्टॉर्म्स इन कमिंग डिकेड्स। इससे जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा वो होगा इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट शटडाउन्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी में हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम लोग ओशन के नीचे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाते हैं, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, इस तरीके से। और ये जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जियोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट, तो ये जो जियोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट है ना, वो इस सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को खराब कर देगा। वैसे तो आपको एक बात समझना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो नॉन कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। बट फिर भी जब स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म होंगे तो यानी कि स्ट्रॉन्ग जियोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट होगा, और वो स्ट्रॉन्ग जियोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट के कारण जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हैं वो खराब हो सकते हैं। तो इट मे लीड टू द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ दीज ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यूजलेस। तो ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क किस तरीके का होता है पहले भी मैं बता चुका हूँ। सन ये यहाँ से देखो, पूरे दुनिया में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसमें इन ऑप्टिकल सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है। ओशन के नीचे नीचे हमने इस तरह से बिछा रखा है, और अगर इनका कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ये वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरह का ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक तरह का पाइप समझ लो,
प्लास्टिक का पाइप समझ लो, लेकिन ये ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन होता क्या है कि वेव्स जब भेजे जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर एक एंगल से ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो जाए तो पूरा का पूरा वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसको हम लोग कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस तरीके से ये लाइट रेज भेजे जाते हैं ताकि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते एक जगह से दूसरे जगह पे, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे जगह कॉन्टिनेंट में मूव कर जाए, और इस तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी काम करता है। इस तरीके से इंफॉर्मेशन भेजे जाते हैं विथ हेल्प ऑफ लाइट। तो इंफॉर्मेशन को पहले लाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और बाद में जब दूसरे जगह वो पहुंचता है तो फिर से लाइट को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम करते हैं, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जरा सन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है जो इस आर्टिकल में लिखा है, उसको देखते हुए चलते हैं। एज ऑफ द सन इज 4.5 बिलियन ईयर्स। कल ही आपको अगर जिसने भी पेपर दिया होगा या अपने पेपर अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा, उन्होंने पूछ लिया कि लाइफ ऑन अर्थ बिगैन ऑन हाउ मेनी ईयर्स बैक। तो इस तरह के भी फैक्चुअल चीज़ें हमें देखते चलना है, क्योंकि एपीएससी प्रीलिम्स में या यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इस तरह के सवाल, इस तरह के फैक्ट्स काम आ जाते हैं। उसके अलावा सन जो है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का लगभग 99.8% मास कवर करता है। तो सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, कंप्राइजेज अबाउट 99.8% ऑफ द सोलर सिस्टम्स मास। तो ये हो गया इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about Wan Dhan Yojana, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from the tribal governance point of view. तो जरा समझते हैं क्या है वन धन योजना। तो ये वन धन योजना को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और ट्राइफेड इज ए नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन धन योजना। वन धन योजना में होता क्या है कि वैसे गांव जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, वैसे गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं। 10-10 लोगों की सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई जाएगी, और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जो ट्राइबल लोगों की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनको फिर फॉरेस्ट से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने के लिए ट्रेन किया जाएगा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है जंगलों में? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जंगल से पेड़ नहीं काट सकते, लेकिन बाकी सारी चीजें जैसे कि बैम्बू, केन, फॉडर, गम या फिर हनी, ये सब कलेक्ट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी अंडर दिस वन धन योजना टू द ट्राइबल्स। ट्राइबल्स की सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई गई और उनको ट्रेन किया गया कि फॉरेस्ट से नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेकर के आओ, ये पेड़ काटो मत, लेकिन नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेकर के आओ, और उन नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को फिर प्रोसेस करके उनको प्रॉपर पैकेजिंग करके मार्केट में बेचने को के लिए इनको ट्रेन किया जाता है। मेन पर्पस क्या है वन धन योजना का? कि ये जो ट्राइबल लोग हैं इनकी लाइवलीहुड जनरेट हो। तो क्या होगा कि ये ट्राइबल है, इसको इनकरेज किया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले बनाएगा और 10 लोगों का ग्रुप होगा। इसमें से कुछ लोग जाएंगे जंगलों से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करके लाएंगे, फिर इसको ये लोग लोकल एक वन धन विकास केंद्र बनाया जाएगा। वन धन योजना के अंतर्गत ही वन धन विकास केंद्र बनाया जाएगा, जहां पे अपने इस प्रोड्यूस को ये लोग प्रोसेसिंग करेंगे। मान लीजिए कि रॉ हनी कलेक्ट करके लाया, तो फिर उसको हनी बना करके और उसको फिर पैकेजिंग वगैरह करके फिर आसपास के लोकल मार्केट में बेचने की ट्रेनिंग दी जाती है, इंकरेजमेंट किया जाता है अंडर वन धन योजना। तो वन धन योजना के अंतर्गत वन धन विकास केंद्र बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया वन धन विकास केंद्र। उसमें लगभग 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक साथ काम करते हैं। टोटल कम से कम 20 ट्राइबल्स होने चाहिए एक वन धन विकास केंद्र में, कम से कम 20 ट्राइबल्स होने चाहिए, और उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे वो अपने प्रोड्यूस को प्रोसेस करें, पैकेजिंग करें और फिर आसपास के गाँव में बेचें। तो ये जो 20 लोगों का एक ग्रुप होता है, कम से कम एक 20 लोगों का एक ग्रुप होता है एक वन धन विकास केंद्र में, उसको कहा जाता है वन धन समूह। और इस वन धन समूह को ट्रेन किया जाता है अंडर दिस वन धन योजना फॉर स्किल अपग्रेडेशन, पैकेजिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, मार्केटिंग, हर चीज़ के लिए इनको ट्रेन किया जाता है इस वन धन समूह को। सरल शब्दों में कहें तो भाई कम से कम 20 लोगों का, 20 ट्राइबल लोगों का ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के हिसाब से बनाया जाता है, और वन धन विकास केंद्र में उनको ट्रेन किया जाता है कि जाओ जंगलों से सामान लाओ, प्रोसेस करो, फिर आसपास के मार्केट में बेचो। ये ट्रेनिंग दी जाती है अंडर वन धन योजना। मेन ऑब्जेक्टिव कि ट्राइबल लोगों की लाइवलीहुड जनरेट हो। ये हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए है क्योंकि आसाम सरकार ने कहा है कि आसाम विल सेटअप 400 न्यू वन धन विकास केंद्र विद इन मार्च 2022। तो इतने सारे नए वन धन विकास केंद्र हमारी सरकार लाने जा रही है ताकि
ट्राइबल्स की लाइवलीहुड इनकरेज हो। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It is about Mitra scheme and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. तो मित्रा स्कीम का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, इस साल का जब बजट प्रेजेंट कर रही थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, यानी कि 2021-22 के साल का जब बजट वो प्रेजेंट कर रही थी निर्मला सीतारमण जी, तो उन्होंने एक स्कीम अनाउंस किया था, मित्रा स्कीम। मित्रा का फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि अलग अलग जगहों पे टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे, बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे जहां पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज किया जाएगा। तो फोकस रहेगा कि पूरे इंडिया भर में कम से कम 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाए ओवर ए पीरियड ऑफ 3 years अंडर मित्रा स्कीम। द फोकस विल बी टू क्रिएट ए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेक्सटाइल, ताकि टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। और ये जो मित्रा स्कीम है दैट इज ओवर एंड अबव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। लास्ट डे ही मुझे लगता है सैटरडे को ही मैंने टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कराया था, जिसमें 10,683 करोड़ भारत सरकार खर्च करेगी टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, वो अलग है। उसके अलावा मित्रा स्कीम हैज बीन ब्रॉट, जिसमें मेगा टेक्सटाइल पार्क्स लगाए जाएंगे फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स, और 7 इस तरह के मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाए जाएंगे। मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जाए इन टेक्सटाइल सेक्टर, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट इन टेक्सटाइल सेक्टर। करंट आर्टिकल क्या है जिस कारण से मैं आर्टिकल कवर कर रहा हूं? ये तो बजट का ही हिस्सा था, वहां भी मैंने पढ़ा है। करंट आर्टिकल ये है कि अब मित्रा स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने कुछ नए अनाउंसमेंट्स किए हैं। इन्होंने कहा है दैट नाउ चैलेंज मेथड विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन कि विच स्टेट विल गेट मेगा टेक्सटाइल पार्क अंडर मित्रा स्कीम। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी होगा वहां हम ये मेगा टेक्सटाइल पार्क लगा देंगे, ऐसा नहीं है। द स्टेट्स विल हैव टू compete विथ ईच अदर, सो देयर विल बी ए चैलेंज मेथड, जिसमें स्टेट्स को कुछ बेसिक चीजें इंश्योर करानी होंगी। सम क्राइटेरियाज हैव टू बी फुलफिल्ड बाय द स्टेट्स, लाइक दे हैव टू अलॉट एटलीस्ट 1000 acre ऑफ लैंड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्क, प्रॉपर रोड रेलवे कनेक्टिविटी इंश्योर कराएं, इंश्योर नियर बाई अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर ये सारी चीजें इंश्योर कराएंगे स्टेट्स, तब जाकर के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कंसिडर कर सकती है कि किन इन स्टेट्स में मेगा टेक्सटाइल पार्क्स लगाए जाए अंडर मित्रा स्कीम। सो दिस इज अ न्यू अनाउंसमेंट रिगार्डिंग मित्रा स्कीम, जिस कारण से आर्टिकल में कवर कर रहा हूं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about Lemon Village and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो काफ़ी छोटा सा न्यूज है। चेलेंगचुक, a remote village in Naharkatia circle of Dibrugarh is now being developed as a model lemon village, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड पर कैपिटा इनकम इन दिस पर्टिकुलर विलेज। तो ये यहाँ के गाँव के लोगों को इनकरेज किया जा रहा है, चूँकि यहाँ पे अच्छा नींबू मिलता है, लेमन मिलता है, 2 तरह के नींबू मिलते हैं, लेमन, गोल नींबू, काजी नींबू तो मिलते हैं। तो यहाँ के गांव के लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि आप यहाँ पे खूब सारा नींबू उगाए। ये चेलेंगचक गांव के लोगों को नरकटिया सर्कल में इनकरेज किया जा रहा है कि आप खूब सारा नींबू उगाए, इसको आप प्रोसेस करें, बाहर मार्केट में बेचें, एक्सपोर्ट करें। इसके लिए 125 फैमिलीज ऑफ दिस चेलेंगचक विलेज इज बीइंग ट्रेन्ड सो दैट दे बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द लेमन्स। इस पहले फेज में लगभग 2200 लेमन सैपलिंग्स प्लांट किए जाएंगे। ओवरऑल इस स्कीम के अंतर्गत टारगेट रहेगा कि 10,000 लेमन प्लांट्स लगाए जाएं। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था यानी कि लास्ट सेशन में, उसका आंसर देख लेते हैं। बैटल ऑफ असल उत्तर इज एसोसिएटेड विद 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर। जो दूसरा क्वेश्चन था यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का, देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी में द फिजिकल वर्ल्ड इज नॉट कंप्लीटली शट आउट। फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर थोड़ा सा वर्चुअल चीजें इंपोज की जाती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा, वर्चुअल रियलिटी इज द इमेज जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। वर्चुअल रियलिटी में रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से 1 और 2 गलत होगा, तो यहीं से देखो ना ए हो सकता है ना सी हो सकता है, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब या तो बी हो सकता है ना तो डी हो सकता है। तो जरा थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी अलाउज इंडिविजुअल्स टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इंप्रूव द एक्सपीरियंस यूजिंग कैमरा, स्मार्टफोन और पीसी। एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑगमेंटेड रियलिटी में हम प्रेजेंट होते हैं, रियल वर्ल्ड होता है, साथ में कुछ ऑगमेंट किया जाता है। एंड वर्चुअल रियलिटी क्लोजेज द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड ट्रांसपोजेज द इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इमर्जन एक्सपीरियंस, ये भी सही है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 3 and 4
only. That's all from our side for today. Thanks for watching.